कहानी की शुरुआत होती है जब शू यान एक नए ऑफिस में अपना आईडी कार्ड बनवाने जाती है। ऑफिस वाले उससे पुराना कार्ड मांगते हैं और वो बिना देर किए दे देती है, लेकिन बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर उसके दिल में एक अलग ही कहानी चल रही होती है। वो सोचती है, मेरा नाम शू यान है, मेरी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। जब मैं पैदा हुई थी मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। दादी ने ही मुझे संभाला और पाला पोसा। किसी तरह मैं उस बीमारी से तो बच गई, पर अब पुरानी पहचान के साथ जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए मैं अपना नाम और पहचान बदल रही हूँ। अब से मैं शू यान कहलाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जिन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला, यानी मेरी दादी, मैं उन्हें अब खुशहाल जिंदगी दूं। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शू यान एक अमीर घर में अपने नए माता पिता के साथ बैठी हुई है। तभी सामने हमारी कहानी का शेन बैठा होता है और खुशी खुशी कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया शू यान, मुझसे शादी करने के लिए। शू यान अपने नकली माँ बाप के साथ शेन के घर आती है। सब बैठते हैं तो उसके साथ आए दोनों लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे हमें क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं, हमें ही तो शुक्रिया कहना चाहिए। आपके जैसे बड़े घराने में हमारी बेटी को जगह मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे भी इन दिनों हमारी बेटी का ध्यान रखने का वक्त हमें कम ही मिलता है। हम दोनों एक बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और रिसर्च में हमेशा बिजी रहते हैं। यह सुनकर शेन की माँ थोड़ी हैरान होती हैं और तुरंत पूछती हैं, ओह, आप दोनों बड़े यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी? नकली माँ बाप थोड़े झिझकते हुए जवाब देते हैं, जी, उस यूनिवर्सिटी का नाम सपारा है। यह सुनकर शेन की माँ हंसती है, अच्छा, सपारा यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ कई बार गई हूँ। वहाँ कई वेस्टर्न रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा उस गली के मोड़ पर वाला चीनी रेस्टोरेंट ही पसंद आया। वहाँ की मेन डिश याद है आपको? यह सुनकर नकली माँ बाप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। असल में वे ना तो शू यान के असली माता पिता थे और ना ही किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। शू यान ने उन्हें बस इसलिए साथ लाया था ताकि अमीर परिवार में अपनी जगह बना सके। समझदार शू यान को पहले ही अंदाजा था कि शेन की माँ ऐसे सवाल जरूर पूछेंगी, इसलिए उसने अपने नकली माँ बाप को पहले से ही उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें और वहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स। इसलिए वे तुरंत संभल कर जवाब देते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वहाँ का क्रैब ग्रेवी तो कमाल का होता है। यह सुनकर माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन शेन की माँ इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। मुस्कुराते हुए वह कहती हैं, सही है, आप सब कुछ ठीक बता रहे हैं, मगर शेन की माँ एक बात पर शक करती हैं। आप कह रहे हैं कि सपारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन मैंने वेबसाइट देखी, आपके नाम कहीं नहीं है, ऐसा क्यों? शू यान ने पहले ही अपने नकली माँ बाप को समझा दिया था कि प्रोफेसरों के नाम वेबसाइट पर होते हैं, रिसर्च करने वालों के नहीं। नकली माँ बाप तुरंत कहते हैं, हम लोग प्रोफेसर नहीं है, हमें पढ़ाने का काम नहीं मिला, हम बस रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसलिए हमारे नाम वेबसाइट पर नहीं होंगे। यह जवाब सुनकर शेन और उसके माता पिता थोड़े निश्चिंत होते हैं और सोचते हैं कि सच में यह लड़की अमीर घराने की है। तभी शू यान की माँ अपने बैग से किताब निकालती है। यही वह किताब है जिसे शू यान के पापा ने लिखा है, इसे पढ़कर देखिए। वो दो किताबें दिखाती है, एक में पापा का ऑटोग्राफ था और दूसरी में नहीं। शेन की माँ हंसते हुए कहती है, मेरी किताब में आपने साइन नहीं किया, अब मुझे भी साइन कर दीजिए। फिर पेन पकड़ाकर सामने कर दिया जाता है और पापा तुरंत सही ढंग से साइन कर देते हैं। पापा को पहले से ही बहुत प्रैक्टिस करवाई गई थी ताकि उनका साइन परफेक्ट लगे। थोड़ी देर बाद सब साथ में खाने बैठते हैं। तभी शेन की माँ शू यान को अकेले बुलाकर धीरे से पूछती हैं, तुम्हें अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है ना? शू यान का चेहरा पल भर में बदल जाता है। हिचकिचाते हुए वह हाँ कह देती है। शेन की माँ मुस्कुराकर फिर कहती है, अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हारी प्लेट में अंडा रखा, अगर वे सच में तुम्हारे माता पिता हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें अंडा पसंद नहीं, पर उन्हें इतना भी नहीं पता। शू यान के मन में घबराहट फैल जाती है, अब तो मैं पकड़ी गई। तभी शेन की माँ गंभीर होकर कहती है, देखो, चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। यह सुनकर शू यान लगभग रो पड़ती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला। शेन की माँ तुरंत पूछती है, झूठ किस बात का? शू यान गहरी सांस लेकर सच बताती है, असल में मैं बचपन से अपनी दादी के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर विदेश चले गए थे, कहते थे कि उन्हें रिसर्च करनी है, इसलिए मेरे और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं रहा। इस शादी के लिए ही मैं उन्हें बस साथ लाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि बचपन से ही मैंने उन्हें बहुत मिस किया है। इसी वजह से आज भी मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती। उसकी आंखों में सच्ची तकलीफ और बेचैनी साफ झलकती है। शेन की माँ उसकी बातें सुनकर कहती है, अच्छा, तो बचपन से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं थे? हाँ, इसीलिए मुझे कभी असली माँ बाप का प्यार समझ नहीं आया, शू यान रोते हुए जवाब देती है। तभी शेन की माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो, मेरा
बेटा भी तुम्हारी तरह ही है, हम भी काम की वजह से उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, इसलिए वह भी अक्सर अकेलापन महसूस करता है। लेकिन याद रखना, माँ बाप चाहे जो करे, आखिर में सब कुछ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। शुयान राहत की सांस लेती है और सोचती है आखिरकार उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से कहा जाता है, आपने हमारे कुकिंग शो की होस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यह सुनकर शुयान का मन टूट जाता है। गुस्से में वह वहां से निकलकर अपने वर्क प्लेस पहुंचती है। असल में वह टीवी कुकिंग शो में प्लानर के तौर पर काम कर रही है, लेकिन उसका सपना शो की होस्ट बनने का था, इसलिए उसने अप्लाई किया था। इसी बीच शो की असली होस्ट उसके पास आती है और ताना मारती है, क्या सोचती हो तुम? खुद को बड़ी स्टार समझती हो? जब मैं यहाँ हूँ तो तुम होस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हो? तुम्हारा काम सिर्फ प्लानर का है, उसे ठीक से क्यों नहीं करती? देखो, यहाँ इंग्रेडिएंट्स तक सही से अरेंज नहीं है और तुम्हें होस्ट बनने का शौक है। फिर वह जानबूझकर शुयान को नीचा दिखाकर चली जाती है। शुयान सब सुनकर चुप रहती है, क्योंकि जानती है कि अगर अभी जवाब दिया तो यह नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। शुयान मन ही मन गुस्सा दबाकर चुपचाप सह लेती है। बाद में वह डायरेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी सुनती है, तुम चाहे जितना काम कर लो, लेकिन अभी हमारे शो की रेटिंग ठीक नहीं चल रही। शुयान थोड़ी घबराई हुई जवाब देती है, सर, मैं अपनी तरफ से जितना हो सके सब अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि एक नए गेस्ट मिस्टर सानमू को बुला लूं। डायरेक्टर थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं, क्या उन्होंने आने के लिए हाँ कहा है? उनका तो बहुत बड़ा नाम है, क्या उन्होंने अपना शेड्यूल दिया है? शुयान झटके में कहती है, नहीं सर, अभी तक उनसे शेड्यूल नहीं मिला। डायरेक्टर गुस्से में कहते हैं, पहले उनसे शेड्यूल ले आओ, फिर मुझसे बात करो। शुयान बार बार मिस्टर सनमू को मेल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर पर बैठकर वह सोचती है, काश उनका नंबर मिल जाए। तभी शेन आता है और कहता है, यह लो उनका नंबर। शुयान हैरान होकर पूछती है, यह नंबर तुम्हें कैसे मिला? शेन मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर सानमू मेरे दोस्त हैं, पहले नहीं बताया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, यह नंबर तुम इस्तेमाल करो। शुयान खुश होकर बोली, ओह थैंक यू सो मच, और शेन को गले लगा लेती है। शेन भी उसे कसकर हक करता है। तभी शुयान पूछती है, आज मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर गए थे ना, सब कुछ ठीक रहा? तुम्हारे मम्मी पापा को वो अच्छे लगे? शेन शुयान से कहता है, उन्हें पसंद आए हो या ना आए हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। इतना कहकर वह उसे फिर से हक और किस करता है। शुयान शर्माते हुए पूछती है, तो सच में तुम्हें मैं ही पसंद हूँ? शेन प्यार से जवाब देता है, हाँ मुझे तुम बहुत पसंद हो। वह मुस्कुराकर पूछती है, और मुझ में तुम्हें सबसे क्या अच्छा लगता है? शेन बिना सोचे कहता है, मुझे तुम में सब कुछ पसंद है, और वह फिर से उसे हक और किस करता है। शुयान मन ही मन सोचती है, मुझे अच्छे से पता है कि एक पति से जो भी उम्मीदें होती हैं वो सब इसमें पूरी होंगी, इसीलिए मैं हर हाल में इसी से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। यहीं से शुयान की यादों का एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जब उसने पहली बार शेन को देखा था। शुयान एक प्लांट शॉप में आती है, जहाँ बहुत ही खास और रेयर पौधे उगाए जा रहे हैं। वो वहाँ जाकर कहती है, सर मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? असल में शॉप का मालिक वही शेन है। वह मुस्कुराकर कहता है, जरूर, लेकिन तुम्हें पौधों के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना? शुयान तुरंत जवाब देती है, नहीं सर, मुझे सब कुछ पता है। फिर वह वहाँ के पौधों को अलग अलग तरीके से सजाती है और उनके रूट्स को खूबसूरती से काटकर व्यवस्थित करती है। यह सब शेन ने पहले से नोट कर रखा था। शेन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकती हो, लेकिन एक बात, अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम्हारे शो की प्लानर वाली जिम्मेदारी कौन संभालेगा? शुयान मुस्कुराकर जवाब देती है, सर आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं उसी चैनल के लिए इंटरव्यू देने आई थी, इसलिए यहाँ हूँ। मैंने अपना रिज्यूमे कभी नहीं दिया था। अब जब आप मुझे देख रहे हैं तो सब समझ में आ गया होगा। शेन थोड़ी हैरानी और मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं अभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। शुयान ईमानदारी से जवाब देती है, सर मैं आपको धोखा देने नहीं आई, बस आपसे बात करने का मौका चाहती थी। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, जिस तरह मैंने आपको अप्रोच किया उसके लिए माफ कीजिए, लेकिन चाहे आप इंटरव्यू दें या ना दें, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं आपको एक गिफ्ट जरूर दूंगी। यह लीजिए। शेन गिफ्ट खोलता है और उसमें एक बहुत पुराने और मशहूर बॉटनिस्ट का कलेक्शन होता है। उनमें से एक
खास सीजर था जो पौधों को संभालने के काम आता है। शुयान मुस्कुराकर कहती है, मुझे लगा यह आपको जरूर पसंद आएगा। इसी बीच फ्लैशबैक दिखता है। शुयान एक दुकान पर टेस्टिंग के लिए गई थी। वहाँ उसने देखा कि किसी ने मिट्टी गिरा दी थी और उसी के साथ एक छोटा सीजर भी गिर गया। वह तुरंत उठाकर दुकानदार लड़की को दे देती है। लड़की राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ, ये आपसे मिस नहीं हुआ। ये हमारे बॉस का फेवरेट है। वो एक मशहूर बॉटनिस्ट है और यह उनका रेयर कलेक्शन है। तब से ही शुयान को पता था कि यह चीज बहुत कीमती है। शेन देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने मेरे बारे में काफी रिसर्च कर रखी है, लगातार इम्प्रेस कर रही हो। फिर शेन खुद भी एक पैकेट लाता है और कहता है, यह मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, खोल कर देखो। शुयान ने पैकेट खोला और उसमें एक बोतल जैम निकली। वह हंसते हुए कहती है, यह तो सच में कोई कोइंसिडेंस जैसा लग रहा है। शेन मुस्कुराता है और जवाब देता है, नहीं, यह कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे तुम मुझे ध्यान से देखती हो वैसे ही मैं भी तुम्हें देखता रहा हूँ। शेन मुस्कुराते हुए कहता है, जब कोई खूबसूरत लड़की रोज मेरी दुकान पर आती है तो मैं उसे नोटिस किए बिना कैसे रह सकता हूँ। मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि तुम्हारी दादी की नजर अब ठीक नहीं है, फिर भी वह फूल कब खिलते हैं यह पहचान कर उन्हें सही समय पर तोड़ती थी और जैम बनाकर तुम्हें देती थी। तुमने लिखा था कि उस जैम को देखकर तुम्हारा अकेलापन कम हो जाता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें वही जैम गिफ्ट में दिया। फॉर ओनी शुयान चौंक गई और थोड़ा अजीब महसूस करते हुए सीधे घर लौट आई। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है, अपॉइंटमेंट मिला क्या? शुयान जवाब देती है, नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़का कैसे सब हैंडल कर लेता है। तभी शुयान को जोर की खांसी आ गई। उसकी दोस्त ने कहा, पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो, और फोन काट दिया। शुयान चुपचाप जैम को देखती रही। दूसरी ओर शेन अपने स्टोर में पौधे काटते समय वही कैंची इस्तेमाल कर रहा था और बार बार शुयान की याद आ रही थी। अगले दिन शुयान काम पर पहुंची। होस्ट गुस्से में बोला, तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है। गेस्ट बुलाने के लिए कहा था लेकिन अब तक किसी को भी नहीं ला पाई। अब और बहाने नहीं चलेंगे, अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। शुयान उदास हो गई। तभी शेन का मैसेज आया, आज मैं फ्री हूँ, चाहो तो इंटरव्यू ले सकती हो, फ्रंट डेस्क पर आ जाना। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, हाँ वे शेन है, परिवार के बड़े बेटे और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। अगला मालिक भी वही होंगे। परिवार के बड़े बेटे के वाइस प्रेसिडेंट शुयान को मीटिंग हॉल में ले जाया गया। वहीं शेन एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। जैसे ही उसने शुयान को देखा पूरा ध्यान उसी पर लग गया। बचे लोग सोचने लगे, यह लड़की कौन है जिसे सर इतना ध्यान दे रहे हैं।